रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज बेटा हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये करंट वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बोर्ड पे कुछ चीज़ें इसके बारे में बताऊंगा। अलबत्ता मैं जो चीज़ें समझाने वाली होंगी वो बोर्ड पे लिखूंगा और जो नहीं समझाने वाली हैं वो हम उनको बोर्ड पे डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर कि बताएं वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टाइमिंग देयर ट्रैवल अलोंग अ कंडक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है। हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन जब हम इनके पीछे वोल्टेज जोड़ते हैं तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड -e में ये मूव करना शुरू करते हैं। ये इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, एज दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन metals consist of many electrons, so when they are moving we are unable to measure the movement of individual। हम उनकी इंडिविजुअल जो है मूवमेंट और उनका डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, जबकि टाइमिंग वाला फासला जो है ये इक्वेशन है इसके हिसाब से हमें v = d/t, हमें d और t दोनों पता होने चाहिए। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का हम ना d मेजर कर सकते हैं ना टी मेजर कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए टाइम इनको मेजर करना जो है मुश्किल होता है और वी आर अनएबल टू मेजर द स्पीड। ठीक हो गया। ये तो पहला क्वेश्चन था जो कि हमने किया। शॉर्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्वेश्चन 2 में ये कहता है कि रिलेशनशिप R=VI टेल्स अस V/I। ये कहता है कि ये जो रिलेशन है इसके मुताबिक tells us that resistance of conductor is directly proportional to potential difference। ये कहता है कि अगर करंट कांस्टेंट हो, ज़ाहिर सी बात है इस हिसाब से अगर देखा जाए आई को अगर कांस्टेंट लिया जाए मैथमेटिकल हिसाब से, तो यकीनी बात है कि आपका जो इसमें आर और वी होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कहता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोपोर्शन। आप इस प्रोपोर्शन पे कैसे, इसके बारे में क्या कहोगे। तो ये आपने इसके अंदर बताना है कि क्या होगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास इस हिसाब से यानी आपने यही लिखना है कि एज R=V/I। तो अगर I कांस्टेंट हो तो R प्रोपोर्शनल टू V है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि I जो है वो कांस्टेंट कब तक होगा। क्या हर टाइम में I कांस्टेंट होगा? I कांस्टेंट तब होगा जब R कांस्टेंट होगा। अगर आपने R को चेंज करना है तो फिर आपका I चेंज होगा। तो R कैसे चेंज होता है? R लेंथ से भी चेंज होता है, R एरिया से भी चेंज होता है और R टेम्परेचर के साथ भी चेंज होता है। तो जब आप R को चेंज करोगे तो डेफिनेट बात है कि अगर आप ऐसी कंडीशन बना लो कि जिसमें पोटेंशियल वो करंट कांस्टेंट रह जाए, फिर तो है कि ये रिलेशन फुलफ़िल होगा। अगर नहीं है तो फिर ये रिलेशन आपका जो है वो फुलफ़िल ही नहीं हो रहा होगा। मतलब ये रिलेशन फिजिबल तब होगा जब आपका करंट कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पूरा मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसका ये न्यूमेरिकल टाइप है क्वेश्चन 3। इसमें ये कहता है कि हमारे पास heavy duty battery of truck maintains a 3 ampere current for 24 hour। How much charge flows from the battery during the time। ये कहता है कि एक हैवी ड्यूटी बैटरी है जिसके अंदर गिवन डेटा मैं लिख देता हूँ कि करंट उसका 3 एम्पेयर है और वो 24 आवर के टाइम के लिए, यानी 24 आवर का मतलब ये हुआ कि 24 × 30 600 ये सेकंड्स बन जाएंगे, 1 घंटे के सेकंड्स बन जाएंगे।
3600, तो ये 24 से मल्टीप्लाई करके ये बना दिया। आपसे ये पूछ रहा है आपका जो टारगेट है वो है Q कितना होगा, Q की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा जस्ट अ मिनट, एक्सक्यूज़ मी, कॉल बीच में आ गई जिसकी वजह से वीडियो ड्रॉप हुई, डिस्कनेक्ट हो गया सिस्टम, फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ा माज़रत के साथ। तो बेटा अब आपने इसमें से Q फाइंड करना है। Q/T जो है I के इक्वल है, Q इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाई T। ये आपका 3 है एम्पेयर में और 24 मल्टीप्लाई बाई 3600। तो आप इसको जब सॉल्व फरमाएंगे, मेहनत करेंगे, तो ये आपका बनेगा जनाब 259200 कूलम, जिसको आप 2.5 10 की पावर या 2.6 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यूमेरिकल टाइप। अगला सवाल है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सवाल है इसका कि वाइल एनालाइजिंग अ सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स आर इग्नोर्ड बाय, यानी जो आपकी स्मॉल आर होती है उनको आप क्यों इग्नोर करते हैं, इग्नोर्ड क्यों किया जाता है, ये आपने स्मॉल आर के बारे में बताना। तो ये कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि इनको इग्नोर करने की जो रीज़न होती है वो ये है, सादा से कहानी ये है कि आर जो होती है वो बहुत छोटी होती है। जितनी भी रजिस्टर बाहर लगे होते हैं उसकी निस्बत आर ये कहाँ होती है, ज़रा आप देख सकते हैं। इंटरनल रजिस्टर यूँ हमने देखे थे, हम जब किसी वोल्टेज सोर्स के साथ जोड़ते हैं तो ये जो बैटरी की अपनी रेजिस्टेंस होती है, ये कहता है कि इसको इग्नोर क्यों किया जाता है। तो इसका इतना ही आंसर काफ़ी है कि ये छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, तो फिर इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं नेग्लिजिबल होते हैं। फिर नेग्लिजिबल इफ़ेक्ट्स को तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, खामखा इनको जो है वो आप डिस्कस करें इतनी ज़्यादा डिटेल में, मसला ही नहीं होता, इसलिए इनको इग्नोर किया जाता है क्योंकि इनके इफ़ेक्ट्स कम होते हैं। नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है और बात भी इसमें पूछी है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी एक्सीड इट्स ईएमएफ, किस केस में जो VT टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से बड़ा होता है, वो कंडीशन आपने बतानी है। वो कंडीशन बताएं जिसमें ईएमएफ पोटेंशियल से बड़ा होता है। तो ये कंडीशन बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास, अगर आपको याद हो, तो ईएमएफ जो हमारे पास होती है, एक्चुअल जो रिलेशन है वो होता है वोल्ट V टर्मिनल प्लस I इंटू स्मॉल आर, और E माइनस आई आर जो है ये V टर्मिनल होता है। ठीक है, ये किस वक्त होता है, जब आपकी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है। जब बैटरी एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई होता है तो उस वक्त आपका ईएमएफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त जो है इसमें कम होता है। लेकिन जो टाइम की पैसेज होती है, तो जब एक केस ऐसा होता है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है तो उस वक्त आपका जो ईएमएफ और ये होता है ये V टर्मिनल, उस वक्त ये यूँ लिखा जाता है E प्लस आई आर। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका जो वहाँ पे रेजिस्टेंस होती है या जो आपकी बैटरी होती है वो आपकी एनर्जी गेन कर रही होती है, तो इस वजह से वहाँ पर जो ईएमएफ की वैल्यू होती है, अगर इसको आप सादा अल्फाज में देखें, इससे अगर आप चाहें कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, तो चूँकि करंट नॉर्मली तो फ्लो कर रहा होता है टर्मिनल पोटेंशियल से बाहर की तरफ, लेकिन आप चूँकि उसके अपोजिट करंट फ़्लो करेगा तो इसके लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे,
तो ये आपको नज़र आ रहा है E प्लस आई आर इज़ इक्वल टू वी टी। तो इसका इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं कि वाइल व्हेन द बैटरी इज़ चार्जिंग देन द EMF एक्सीड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर ये इक्वेशन लिख कर ये बताएं और फिर ये बता दें कि जब अपोजिट केस होगा तो फिर ये इस शक्ल में होगी। ठीक है, नॉट अ बिग डील, इट्स अ सिंपल आंसर और ये आप लिख सकते हैं। आइए जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में ये कहता है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में फ़र्क बताएं। मैं EMF और पोटेंशियल डिफरेंस का फ़र्क बताने का उसने कहा है, तो सबसे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स बताऊंगा यहाँ पे, वही आप देख लें बेटा, और फिर शायद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, इससे आप खुद अगर लिख सकें तो अच्छा है, जो नहीं तो फिर मैं ये करंट है, सपोज़ ये EMF है, और जब आपने करंट्स यहाँ से बैटरी को स्विच ऑन किया है तो करंट ये I इसमें से फ़्लो करता है और ये R रजिस्टर है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि EMF क्या होगी। यानी EMF होती है जो डेफिनीशन, अब आपने डिफरेंसेस जो लिखने हैं उसमें क्या लिखना है कि जब आपका चार्ज मूव करेगा, यहाँ आएगा, यूँ घूम के यहाँ आएगा, तो बैटरी पे कन्वेंशनल की बात हो रही है, तो नेगेटिव पे आके पॉजिटिव आगे नहीं जाना चाहेगा, तो इस वक्त बैटरी इसको एनर्जी सप्लाई करेगी। तो EMF जो है वो होता है एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ चार्ज। किसी भी चार्ज को एनर्जी जितनी बैटरी सप्लाई कर रही होती है उसको EMF कहते हैं। एज़ कम्पेयर टू दैट, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब ये चार्ज यहाँ से एनर्जी लेके चला था तो इसके पास जब ये यहाँ आया तो इस रजिस्टर ने कुछ एनर्जी इसकी लॉस की है। जितनी एनर्जी इन पॉइंट पे लॉस होती है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए अब आपका EMF होगा एनर्जी सप्लाइड बाय अ बैटरी टू अ चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है लॉस ऑफ एनर्जी अक्रॉस द रजिस्टर, या अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ डिसिपेटेड एट द रजिस्टर। डिसिपेट मीन जो जितनी इसमें ज़ाय होती है वो आपकी कहलाती है। यहाँ पर जो ज़ाय हो रही है ये वाले की बात कर रहा हूँ। एक और चीज़ भी याद रखनी है कि EMF जो है वो आपकी दूसरे नंबर पे आपने EMF का फार्मूला होता है E = W/Q, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने किया था ΔU/Q, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट, यानी इन 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा और ये वर्क पर यूनिट चार्ज होगा। तीसरी बात जो है हमें वो याद रखनी है कि अगर आप सपोज़ ये हटा देते हो तो फिर भी बैटरी डिस्चार्ज तो ना हुई, तो EMF हर वक्त मौजूद होती है, इसलिए हम कहते हैं EMF काज होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त होता है जब कोई रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक अफेक्ट होता है। तो 3 पॉइंट्स आपने बनाने हैं, दूसरा और तीसरा। पहला, ये चार्ज को एनर्जी जो अंदर सप्लाई की जाती है, ये रजिस्टर पे जितनी एनर्जी लॉस होती है W/Q होता है, और ये ΔU/Q या इसको ΔW/Q भी लिखा जा सकता है। और तीसरा EMF काज होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका अफेक्ट होता है, यानी जितना EMF होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर EMF नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। जी जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ क्वेश्चन ये कहता है कि लूप रूल इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल एंड जंक्शन रूल इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल, एक्सप्लेन हाउ दीज आर बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल। अच्छा, अब ये कहता है कि जो लूप का रूल होता है, लूप रूल इज़ बेस्ड ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी और जंक्शन। पहली बात तो यह कि हमें पता होना चाहिए कि लूप का रूल क्या है और जंक्शन का रूल क्या है। यहाँ लूप के रूल से मुराद KVL है और जंक्शन से मुराद KCL है। KCL मतलब किरचॉफ्स करंट रूल और KVL वोल्टेज रूल या वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब पहले की बात, अब अगर मेरा लेक्चर आपने देखा हो ना KVL का, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि चूँकि इसके अंदर
एनर्जी कंजर्व रहती है। चूँकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर एनर्जी को डील करते हैं, तो उसके अंदर चूँकि पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, तो चूँकि उसमें चार्जेस की एनर्जी सेम रहती है, यानी जब हम कहते हैं सिग्मा वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये होता है कि आपकी टोटल एनर्जी जो है उन चार्जेस के अंदर सम ज़ीरो है। मतलब एक ने जितनी गेन की है दूसरे ने जितनी लॉस की है, इन सारों का सम लिया जाए तो ज़ीरो होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लूप रूल को हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। जबकि KCL चूँकि करंट की बात कर रहा है, तो हमने ये कहा था कि करंट फ्लोइंग इनटू अ पॉइंट, सपोज अगर इस पॉइंट में 1 एम्पेयर आ रहा है तो बाहर भी 1 एम्पेयर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ करंट चूँकि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो जब करंट सेम होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके चार्जेस भी ऑलमोस्ट कंजर्व रहते हैं, और चार्ज जब कंजर्व रहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड जंक्शन रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस है। तो शॉर्टकट आप ये कह सकते हैं कि एज लूप इज़ बेस्ड ऑन वोल्टेज रूल, एंड वोल्टेज इज़ बेसिकली द एनर्जी सप्लाई टू अ चार्ज या एनर्जी डेसिपेटेड बाई द चार्ज, और इसी तरह इसलिए उसको एनर्जी कंजर्वेशन कहा जाता है। और दूसरे को जो है आप पोटेंशियल वाले को वो कहेंगे और दूसरे वाले को एनर्जी वाले को ये कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये हमारा इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और बेटा ये सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, मैट्रिक से आज तक आपसे पूछा जा रहा है। वाई rise in temperature of conductor is accompanied by rise in resistance। शॉर्टकट ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इफ़ आप T को राइज़ करें, यानी टेम्परेचर को राइज़ करें, रेज्ड इंक्रीज्ड, वाई आर इंक्रीजेस। सादा अल्फाज में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, इसको समझने के लिए आपको पहले ही लॉजिक पता होनी चाहिए कि रेजिस्टेंस पैदा क्यों होती है, उसकी वजह क्या होती है। तो हमें पता है, मैंने वहाँ डिटेल में ये सवाल बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, अलबत्ता आपने लेक्चर देखे हों, नहीं देखे तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। रेजिस्टेंस बेसिकली होती है 3 से 4 रीज़न की वजह से। एक होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद देम सेल्व्स, दूसरा होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स ऑफ लैटिस, और तीसरा होता है कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द बाउंड्रीज जो आपकी साइड्स होती हैं, इनकी वजह से होती है। अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोलाइड कर रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं, मूवमेंट के दौरान इनको चक्कर पड़े होते हैं। जो ही आप टेम्परेचर को राइज़ करते हो तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जनाब टेम्परेचर को आपने जो ही बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ते साथ ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी है। जो ही काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है तो फिर क्या होना है, इन्होंने आपस में ऐसे ही रेंडमली कोलाइड करना है। तो जो ही कोलाइड करेंगे तो इनका रेट ऑफ कोलिजन जो है वो राइज़ कर जाएगा, और रेट ऑफ कोलिजन ही बेसिकली रेजिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। देयरफॉर एक ये है। दूसरा एक और रिलेशन भी आपने पढ़ा था, RT माइनस R नॉट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा R नॉट T। इसके हिसाब से भी आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से, ये RT जो होती है वो आप इसको यूँ ले जाएं R प्लस अल्फ़ा R नॉट T, तो R नॉट कॉमन ले लें तो 1 प्लस अल्फ़ा T। ये टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस जो है आपकी हमेशा राइज़ कर रही होती है। कितनी राइज़ करती है वो टेम्परेचर और अल्फ़ा पे डिपेंड करता है। अलबत्ता टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। जितने भी कंडक्टर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। इसी सवाल को अगर यूँ थोड़ी देर के लिए यूँ कह दे कि अगर टेम्परेचर इज ड्रॉप वाई आर डिक्रीजेस, तो बेटा आंसर सेम ही है। आपने फिर भी ये लिखना है कि टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस के जो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और कम होने से क्या होगा, इनका जो आपस में रिलेशन है ये वाला, ये रिलेशन ये बता रहा है आपको
कि इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होने से कोलिजन के रेट कम हो जाएंगे। जो ही कोलिजन कम होंगे सादा सी बात है फिर क्या करना है, इन्होंने आपस में टकराना शुरू कर देना है, कम रेट पे कोलाइड करेंगे और इस वजह से आपका रेजिस्टेंस जो है वो आपके सर्किट की कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक चैप्टर, और इसमें जनाब हमने क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो शार्ट क्वेश्चन जिनका समरी शार्ट सा क्वेश्चन होता है, आंसर भी कंसेप्चुअल होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय अ बैटरी डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है उसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है या नहीं? मुझे एक सवाल का आपसे जवाब चाहिए कि V और I में क्या V वेक्टर है? तो आपका जवाब यकीनन होगा कि नहीं सर, वोल्टेज तो कभी एनर्जी है तो ये वेक्टर नहीं है। तो जब बात स्केलर की है तो फिर इसकी डायरेक्शन नीडेड ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नो द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय बैटरी डजंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग बिकॉज ईएमएफ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ईएमएफ चूँकि स्केलर है तो इसके साथ इसका कोई डायरेक्शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसकी डायरेक्शन बताते नहीं हैं हम, ज़रूरत नहीं पड़ती है डायरेक्शन बताने की, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी यहाँ पे डिमांड होती है, बाज़ दफ़ा हमसे पूछी जा रही होती हैं, तो हम उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम इनको बता दें। तो ये था बेटा आपके शार्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इनमें फ़ेस कर रहे हों आप, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और पूछ लीजिए ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के एक नई टेक्निक टाइम की, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जल्द से जल्द इसको ख़त्म कर दूं, तो इस वजह से थोड़ा सा नया तरीका खुद साइड पे हो के। तो अगर कोई वीडियो में मसला आ रहा हो तो माजरत, क्योंकि इस तरह से कुछ ना कुछ वीडियोस में इश्यूज आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन।